बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमने एंडोक्राइनोलॉजी स्टार्ट की थी। पहले लेक्चर में हमने थोड़े बहुत उसकी डिस्क्रिप्शन की थी और जस्ट ओवरव्यू आपको दिया था कि हार्मोन क्या चीज़ है, ग्लैंड्स कौन कौन से हैं और कौन सा ग्लैंड से विच टाइप ऑफ हार्मोन जो है वो सीक्रेट होते हैं। तो आज हम पर्टिकुलरली यार एक ग्लैंड्स की तरफ आते हैं। तो आज का लेक्चर हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड के हवाले से है। हम पिट्यूटरी ग्लैंड की बात करेंगे। पिट्यूटरी ग्लैंड बेसिकली लाई एंड द क्रेनियल कैविटी, जो हमारा स्कल है वो पर लाई करते हैं, ठीक है। एंड इट इज़ अ स्मॉल ग्लैंड एमंग ऑल द ग्लैंड, जो है ये छोटा सा ग्लैंड है विद द वेट ऑफ 0.5 to 1 ग्राम, ठीक है। और डायमीटर जो है उसका भी 1 सेंटीमीटर है। तो ये बहुत छोटा सा ग्लैंड है, बट दे आर कॉल्ड मास्टर ग्लैंड, क्योंकि बाकी जितनी भी ग्लैंड्स हैं वो ये कंट्रोल करते हैं। सो इसका साइज़ और वेट तो कम है, लेकिन उसकी जो फंक्शन है, जो इसकी एक्टिविटी है, दे आर सुपीरियर एमंग ऑल द एंडोक्राइन ग्लैंड्स। इसके अलावा पिट्यूटरी ग्लैंड को हम हाइपोफाइसिस भी कहते हैं। अब हाइपोफाइसिस क्यों कहते हैं? क्योंकि ये थैलेमस से नीचे होते हैं और क्रेनियल रीजन में ये होते हैं। अब जो इसकी लोकेशन है, जिस तरह मैंने बता दिया कि बेस ऑफ द स्कल में ये प्रेजेंट होते हैं। जो स्फिनाइड बोन है, उसी स्फिनाइड बोन के अंदर एक डिप्रेशन बोन बना हुआ है, एक जगह बना हुआ है जिसको हम कहते हैं सिला टोरेसिका। तो उसी सिला टोरेसिका की जो जगह बना हुआ है उसमें ये लाई करते हैं। लाइक अगर हम ये स्पिनाइड बोन की बात कर लें तो इसमें ये एक डिप्रेशन बना हुआ है और ये जो ग्लैंड है ये उस डिप्रेशन में लाई करते हैं। अब ये इसकी कनेक्शन सुपीरियरली विद द हाइपोथैलेमस है, ठीक है। तो जिस एक ट्रैक के थ्रू ये कनेक्ट होता है विद द हाइपोथैलेमस, दैट ट्रैक इज कॉल्ड पिट्यूटरी स्टॉक और हाइपोफाइसल स्टॉक, हम इसको कहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये आपके साथ है हाइपोथैलेमस, तो हाइपोथैलेमस के साथ ये कनेक्टेड हुआ है विद दैट स्टॉक। अब ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है इसको डिवाइड किया गया है दो हिस्सों में, उसका इंटीरियर हिस्सा और उसका पोस्टीरियर हिस्सा। तो इंटीरियर हिस्से को हम एडिनोहाइपोफाइसिस कहते हैं और पोस्टीरियर वाले हिस्से को हम न्यूरोहाइपोफाइसिस कहते हैं। अब ये क्यों कहते हैं, एडिनो क्यों कहते हैं और न्यूरो क्यों कहते हैं? इसीलिए क्योंकि जो पोस्टीरियर हिस्सा है दैट लाई टुवर्ड द ब्रेन, ठीक है, ब्रेन की तरफ ये उसका डायरेक्शन होता है। सो देयरफॉर दे आर कॉल्ड न्यूरोहाइपोफाइसिस। जबकि जो एडिनोहाइपोफाइसिस है एट लाई इंटीरियर साइड, ठीक है। जो एडिनाइड होते हैं, जो हमारे नेज़ल के अंदर टॉन्सिल्स होते हैं, दे आर कॉल्ड एडिनाइड टॉन्सिल, तो उसकी तरफ इसका डायरेक्शन होती है इंटीरियर साइड पे, तो दे आर कॉल्ड एडिनोहाइपोफाइसिस। ये देखिए ये उसका स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये ऊपर हाइपोथैलेमस दिया गया है और हाइपोथैलेमस के साथ इसकी अटैचमेंट हुई है विद दैट स्टॉक, जिसको हम पिट्यूटरी स्टॉक कहते हैं। अब इसकी लोब्स की तरफ देखें या हिस्सों की तरफ देखें तो वन इज़ द इंटीरियर पार्ट विच लाई टूवर्ड द एडिनाइड, इंटीरियर साइड पे है, ब्रेन से अवे है, और जो पोस्टीरियर साइड है दैट इज टूवर्ड द ब्रेन, देयरफॉर दे आर कॉल्ड न्यूरोहाइपोफाइसिस। अब आते हैं टूवर्ड द एडिनोहाइपोफाइसिस। सो एडिनोहाइपोफाइसिस पार्ट इज कॉल्ड द मास्टर ग्लैंड, क्योंकि यहाँ से जो हार्मोन सीक्रेट होते हैं वही हार्मोन बाकी हमारे जो ग्लैंड्स है बॉडी के अंदर उसी को कंट्रोल करते हैं। इस इंटीरियर पार्ट्स ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड जो है इसके तीन हिस्से हैं। एक को हम कहते हैं पार्स डेस्टालिस, ठीक है, दूसरा है पार्स ट्यूबरैलिस और तीसरा है पार्स इंटरमीडिया। जो उसका इंटीरियर हिस्सा है, जो फ्रंट वाला हिस्सा है ऑफ द एडिनोहाइपोफाइसिस, दे आर कॉल्ड पार्स डेस्टालिस। जो उसका पोस्टीरियर वाले हिस्सा है दैट इज कॉल्ड पार्स ट्यूबरैलिस, ठीक है। और इन दोनों के दरमियान जो मीडियल हिस्सा रह जाते हैं या यहाँ पर जो ग्रीन नज़र आते हैं दैट इज कॉल्ड पार्स इंटरमीडिया। अगर हम इसकी हिस्टोलॉजी की तरफ आ जाए तो ये दो किस्म के सेल्स से बने हैं।
anterior part. One is called chromophobe cell and other is called chromophil cell. जितनी भी सेल्स मौजूद होती है इन द एडिनोहाइपोफाइसिस, उसमें से हाफ बने हैं फ्रॉम द क्रोमोफोब सेल्स एंड हाफ फ्रॉम द क्रोमोफाइल सेल, यानी 50-50 के हिसाब से ये है। जो इसका क्रोमोफोब सेल है वो सिक्रीटरी सेल नहीं है, उससे कोई सिक्रीशन नहीं होती, बल्कि व्हेन इट इज़ डेवलप एट फ्रॉम द क्रोमोफाइल सेल, इनिशियली वो क्रोमोफोब सेल होते हैं, लेकिन जैसे उसकी मेच्योरेशन हो जाती है सो दैट कन्वर्ट इनटू द क्रोमोफाइल सेल, देयरफॉर दे आर कॉल्ड द प्रीकर्सर ऑफ क्रोमोफाइल। अब प्रीकर्सर किसी के प्रीकर्सर कहते हैं आबाव अजदाद को, जिससे उसके नस्ल जो है वो कंटिन्यू हो जाती है। तो इनिशियली ये क्रोमोफोब होती है और फिर इसकी मेच्योरेशन के बाद दैट बिकम क्रोमोफाइल एंड द क्रोमोफाइल आर द सिक्रीटरी इन नेचर। सिक्रीटरी इन नेचर का मतलब ये क्या है कि इससे हार्मोन जो है वो सिक्रीट होते हैं, जो कि आगे हम डिस्कस करेंगे कि कौन से हार्मोन यहाँ से सिक्रेट होते हैं। दूसरा जो इम्पॉर्टेंट बात है इसमें ये है कि जो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है दैट इज़ कंट्रोल्ड बाय द हाइपोथैलेमस। ठीक है, किस तरह कंट्रोल करते हैं? हाइपोथैलेमस से भी हार्मोन सिक्रेट होते हैं। अगर वो एक्साइटेटरी हार्मोन है तो एक्साइटेटरी हार्मोन आकर जो हमारा एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है उस पर एक्ट करके वहाँ से सिक्रीशन करवा देते हैं, या वहाँ से इनहिबिटरी हार्मोन, तो वो जब उस पर एक्ट करेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड पर तो उससे सिक्रीशन नहीं होगी। तो अल्टरनेटिवली द एडिनोहाइपोफाइसिस इज कंट्रोल्ड बाय द हाइपोथैलेमस। तो ये एक हमारे पास एक चेन बन जाते हैं कि जो मास्टर एरिया है इन द बॉडी दैट इज़ द हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस कंट्रोल करते हैं हमारा एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को, और हमारा इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड हमारे जो बाकी बॉडी की एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं उसको कंट्रोल करते हैं। और एंडोक्राइन ग्लैंड जो है उसके हार्मोन बॉडी की एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करते हैं। अब इंटीरियर पिट्यूटरी या एडिनोहाइपोफाइसिस से हमारे पास 6 किस्म के हार्मोन रिलीज़ होते हैं। द ग्रोथ हार्मोन जिसको हम सोमेटोट्रॉपिक हार्मोन कहते हैं, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन और थायरोट्रॉपिक हार्मोन, एड्रेनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन, फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो कि फीमेल में होते हैं, और मेल में इंटरस्टिशियल स्टिमुलेटिंग हार्मोन होते हैं, और प्रोलैक्टिन होते हैं। आगे हम हर एक को डिस्कस कर लेते हैं। अब इन 6 हार्मोन में से प्रोलैक्टिन के अलावा बाकी जो हैं वो एंडोक्राइन ग्लैंड को स्टिमुलेट करते हैं, देयरफॉर दे आर कॉल्ड मास्टर ग्लैंड, क्योंकि उनमें से जो 5 हार्मोन हैं दैट स्टिमुलेट द एंडोक्राइन ग्लैंड, वाहिद प्रोलैक्टिन है जो कि खुद जाकर एफेक्टर ऑर्गन पर एक्शन करते हैं। बाकी जो है वो एंडोक्राइन हार्मोन को या एंडोक्राइन ग्लैंड को कंट्रोल करते हैं। तो इसीलिए हम इसी हार्मोन को ट्रॉपिक हार्मोन कहते हैं। जो 5 हार्मोन है दे आर कॉल्ड ट्रॉपिक हार्मोन। ठीक है, प्रोलैक्टिन के अलावा जितनी भी हार्मोन हमने बात की तो दे आर कॉल्ड ट्रॉपिक हार्मोन, क्योंकि ये मूव करके एंडोक्राइन पर एक्ट करते हैं। अब इसमें जो 6 में से जो फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है इसको हम गोनेडोट्रॉपिक हार्मोन या गोनेडोट्रोपिन कहते हैं, क्योंकि ये हमारे जो गोनेड्स हैं उस पर एक्ट करते हैं, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, वो डिपेंड करते हैं कि किस इंडिविजुअल में एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन ये हमारे जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स है या हमारे जो गोनेड्स है विच इन्वॉल्व इन द रिप्रोडक्टिव सिस्टम उस पर जाकर एक्ट करते हैं। सो देयरफॉर दीज 2 हार्मोन आर कॉल्ड गोनेडोट्रोपिन और गोनेडोट्रोपिक हार्मोन। अब आते हैं टुवर्ड द हार्मोन्स। सो उनमें से पहले हम डिस्कस कर लेते हैं द ग्रोथ हार्मोन। तो जिस तरह नाम से जाहिर है दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ, लेकिन जनरलाइज बॉडी ग्रोथ करते हैं, एक स्पेसिफिक पार्ट की ग्रोथ नहीं करती, ओवरऑल बॉडी की ग्रोथ में ये हेल्प करते हैं। किस तरह ग्रोथ करेंगे? इंक्रीज द साइज एंड नंबर ऑफ सेल बाय माइटोटिक डिवीजन।
नॉट ओनली इंक्रीज द साइज ऑफ द सेल बट आल्सो द नंबर ऑफ द सेल्स। तो इससे पूरा टिश्यू जो है वो बढ़ेगा, ठीक है, क्योंकि जब साइज में सेल इंक्रीज होते हैं सो दे आर कॉल्ड हाइपरट्रॉपी, और जब नंबर में इंक्रीज होते हैं दे आर कॉल्ड हाइपरप्लेजिया। लेकिन यहाँ पर ग्रोथ की जब हम बात करते हैं तो उसमें हाइपरप्लेजिया प्लस हाइपरट्रॉपी होगी। तो इससे पूरा जो बॉडी है वो जनरली जो है उसकी ग्रोथ होगी। इसके अलावा दूसरा जो फंक्शन है दैट इज़ द डिफरेंशिएशन। अब डिफरेंशिएशन किसे कहते हैं? प्राइमरीली जो हमारे पास या प्रिमिटिवली जो सेल्स बनते हैं जिसको हम स्टेम सेल कहते हैं, तो स्टेम सेल के अंदर कैपेबिलिटी होती है कि वो किसी भी सेल में कन्वर्ट हो सकते हैं। तो उसकी जो स्टेम सेल की कन्वर्जन एंड टू स्पेसिफिक सेल होते हैं इसको हम डिफरेंशिएशन कहते हैं। तो ग्रोथ हार्मोन यहाँ पर भी हेल्प करते हैं इन द प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन कि किस तरह स्टेम सेल से एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ अ सेल बनेंगी, ठीक है। यहाँ पर जो मेंशन की गई है बोन सेल एंड मसल सेल, तो इसमें ग्रोथ हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल। अगर हाइपर सिक्रीशन ऑफ द ग्रोथ हार्मोन होते हैं तो इसमें एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ द बॉडी होती है जिसको हम जाइगेंटिज्म कहते हैं, और डेफिशिएंसी में ग्रोथ नहीं होगी तो जो इंडिविजुअल है दे रिमेन ड्वार्फ, तो इस कंडीशन को हम कहते हैं ड्वार्फिज्म। इसके अलावा ग्रोथ हार्मोन मेटाबॉलिज्म में भी हेल्प करते हैं। जो मैक्रो मॉलिक्यूल होते हैं लाइक प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड लिपिड्स, तो उसकी मेटाबॉलिज्म में भी ये रोल प्ले करते हैं। लाइक इंक्रीज सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन की सिंथेसिस में ये हेल्प करते हैं। तो जब प्रोटीन की सिंथेसिस ज़्यादा होगी इससे ग्रोथ ऑफ द बॉडी जो है वो भी ज़्यादा होगा। लिपिड यूटिलाइजेशन ये करते हैं। लिपिड यूटिलाइजेशन किस तरह करेंगी? क्योंकि हमारे पास बॉडी में जो लिपिड्स होते हैं दे आर स्टोर इन द एडिपोज टिश्यू, ठीक है, यूजुअली ये होता है, और कार्बोहाइड्रेट यूज इज अ प्राइमरी सोर्स फॉर एनर्जी। लेकिन ग्रोथ हार्मोन के एक्शन की वजह से जो स्टोर लिपिड्स है दे आर मोबालाइज्ड फ्रॉम द एडिपोज टिश्यू, और वो फिर यूज होते हैं फॉर द एनर्जी प्रोडक्शन। और कार्बोहाइड्रेट जो है वो स्पेयर होते हैं फॉर द स्टोरेज। तो कार्बोहाइड्रेट की स्टोरेज की वजह से ग्लाइकोजन इन द मसल स्टोर होते हैं और मसल मास जो है वो फिर बढ़ जाते हैं। तो इसलिए हम कहते हैं कि ग्रोथ हार्मोन इंक्रीज द ग्रोथ ऑफ द बॉडी। इसके अलावा जो कार्बोहाइड्रेट जिस तरह मैंने बात की कि उसकी कंजर्वेशन करते हैं, ठीक है, तो ऐसे एक तो मसल में भी स्टोर होगा और हमारे पास जो ब्लड है उसमें भी कार्बोहाइड्रेट की सर्कुलेशन ज़्यादा होंगी, क्योंकि यूजुअली जो कार्बोहाइड्रेट है दे आर यूज फॉर एनर्जी, लेकिन यहाँ पर तो लिपिड्स यूज़ होते हैं फॉर द एनर्जी। तो कार्बोहाइड्रेट जब हम खुराक खाते हैं तो उसी दौरान ये कार्बोहाइड्रेट इन द ब्लड बहुत ज़्यादा होते हैं। सो दिस एक्शन ऑफ द ग्रोथ हार्मोन इज कॉल्ड डायबिटोजेनिक इफेक्ट, क्योंकि डायबिटीज़ में भी ये होता है कि हमारे ब्लड में शुगर का लेवल ज़्यादा होता है। इसके अलावा बोन पर इसका एक्शन क्या है? सो इट इंक्रीज द लेंथ एंड थिकनेस ऑफ द बोन, ठीक है, नॉट ओनली इंक्रीज द लेंथ बट आल्सो उसका जो डायमीटर है उसको भी इंक्रीज करते हैं। किस तरह इंक्रीज करते हैं? सो बाय द सिंथेसिस एंड डिपोजिशन ऑफ प्रोटीन। हमने बात की कि प्रोटीन प्रोडक्शन में, प्रोटीन सिंथेसिस में ये हेल्प करते हैं। तो जो प्रोटीन बनते हैं दे आर डिपॉजिट इन द सेल्स ऑफ द बोन, ठीक है, जो कॉन्ड्रोसाइट्स और ऑस्टियोजेन है, ऑस्टियोजेनिक सेल ऑफ द बोन है, उसमें ये स्टोर होते हैं। तो उसकी स्टोरेज की वजह से नॉट ओनली एट इंक्रीज इन एट्स लेंथ बट आल्सो इन द डायमीटर। इसके अलावा जो ऑस्टियोजेनिक एंड कॉन्ड्रोसाइट सेल है उसमें मल्टीप्लिकेशन भी होते हैं, यानी उसमें सेल डिवीजन जो है वो ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा conversion of the chondrocyte into the osteogenic cell and availability of calcium for the mineralization of the bone matrix। तो एक तो हमारे पास प्रोटीन सिंथेसिस उसमें ज़्यादा होते हैं, दूसरा उसमें जो कॉन्ड्रोसाइट एंड ऑस्टियोजेन उसकी ज़्यादा सेल्स बनते हैं, एंड another one is the conversion of the chondrocyte into osteogenic cell, and the fourth one is the mineralization of the bone matrix। उसमें मिनरल पर्टिकुलरली कैल्शियम की स्टोरेज ज़्यादा हो जाते हैं, तो इससे नॉट ओनली द बोन increase in length and diameter but also become strong। इसके अलावा
जो ग्रोथ होती है हमारी बोन में ये कंटिन्यू होती है टिल द प्यूबर्टी, और प्यूबर्टी की स्टेज पे फिर जो एपिफाइसिस ऑफ द बोन होते हैं दे बिकम फैक्स, फ्यूज हो जाती है विद द शेप ऑफ द बोन, तो फिर उसमें कोई ग्रोथ नहीं होती बल्कि वो स्ट्रांग फिर हो जाती है। ऑस्टियोब्लास्टिसिटी उस एक जो एक्टिविटी है उसमें फिर थ्रू आउट द लाइफ उसमें कंटिन्यू हो जाती है। लेकिन आफ्टर द 50 ईयर्स फिर उसमें कोई जो ग्रोथ है या उसके जो मिनरलाइजेशन है वो फिर नहीं होती, एंड द बोन देन बिकम फ्रेजाइल। अच्छा, कुछ इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फैक्टर है जो कि अफेक्ट करते हैं हमारी ग्रोथ हार्मोन को, यानी किन कंडीशन में ग्रोथ हार्मोन जो है वो ज़्यादा सिक्रेट होगा और किन कंडीशन में ग्रोथ हार्मोन कम सिक्रेट होगा। सो दीज आर द कंडीशन लाइक हाइपोग्लाइसीमिया, फास्टिंग, स्टार्वेशन, एक्सरसाइज, स्ट्रेस एंड ट्रामा, इनिशियल स्टेजेस ऑफ स्लीप एंड न्यूरो हार्मोन ऑफ द हाइपोथैलेमस। अगर ये कंडीशन होते हैं, ये 7 कंडीशन, तो इस कंडीशन में ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा सिक्रेट होंगे ताकि इस कंडीशन को ओवरकम किया जाए। लेकिन इसके कंट्रास्ट में अगर हाइपरग्लाइसीमिया है, फैटी एसिड इंक्रीज इन द ब्लड, लेटर स्टेजेस ऑफ स्लीप एंड नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म, तो इसी कंडीशन में फिर ग्रोथ हार्मोन जो है वो कम सिक्रेट होगा ताकि ये कंडीशन भी कंपेंसेट हो जाए। दूसरा जो हार्मोन है दैट इज़ द फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन या FSH जो है ये बेसिकली ग्लाइकोप्रोटीन, एक कंजुगेटेड प्रोटीन से बने होते हैं जिसमें एक अल्फा सब यूनिट और एक बीटा सब यूनिट होते हैं। अब ये मेल और फीमेल दोनों के ऊपर इसका एक्शन डिफरेंट होता है। मेल में इट act along with the testosterone which is the primary हार्मोन ऑफ द मेल, तो उसके साथ ये एक्शन करते हैं एंड इंक्रीज द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म में ये हेल्प करवा देते हैं। जबकि फीमेल में एट डेवलप द ग्रेफियन फोलिकल। ग्रेफियन फोलिकल क्या है? दैट इज़ द फ्लूइड पेल स्ट्रक्चर एंड द ओवरी विद इन विच एन ओव्यूम डेवलप प्रायर टू ओव्यूलेशन। एक सेक सा होता है जिसके अंदर फ्लूइड होते हैं, ठीक है, और ओव्यूलेशन से पहले उसमें ओव्यूम जो है वो डेवलप होते हैं ताकि ओव्यूलेशन के दौरान अगर फर्टिलाइजेशन पॉसिबल है, ठीक है, तो उसके लिए ओव्यूम पहले से अवेलेबल हो। अब ये ग्राफियन फोलिकल जो है इसकी डेवलपमेंट होगी फ्रॉम द oocytes, जिसको हम प्राइमोर्डियल फोलिकल भी कहते हैं। द थर्ड हार्मोन इज द ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन विच इज आल्सो द ग्लाइकोप्रोटीन एंड मेड अप अल्फा एंड बीटा सब यूनिट, ठीक है। उसका मेल में भी एक्शंस है और फीमेल में जो एक्शंस है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। तो अगेन ये मेल में जो इंटरस्टिशियल सेल्स है जहाँ से सिक्रीशन ऑफ द टेस्टोस्टेरोन होते हैं उस पर ये एक्ट करते हैं और मैक्सिमम अमाउंट में टेस्टोस्टेरोन जो है वो सिक्रीट होती है। जबकि यहाँ पर थोड़ा सा ये मिस्टेक हो गया, ये फीमेल है, ठीक है, जो दूसरा वाला है दैट इज़ द एक्शन ऑफ द ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ऑन द फीमेल। तो वहाँ पर एक मैच्योरेशन ऑफ द ग्राफियन फोलिकल करते हैं, ठीक है। दूसरा सिंथेसिस ऑफ द एंड्रोजन जो फीमेल सेक्स हार्मोन है लाइक एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, जिसको इन दोनों को हम कंबाइनली एंड्रोजन कहते हैं, तो उसके सिंथेसिस में भी हेल्प करते हैं। ओव्यूलेशन जो प्रोसेस होते हैं, ठीक है, एट द मिड ऑफ द मेंस्ट्रुअल पीरियड, तो उसमें भी ये रोल प्ले करते हैं एंड द फॉर्मेशन ऑफ द कार्पस ल्यूटम, ठीक है। और इसके अलावा जो कार्पस ल्यूटम से जो सिक्रीशन होती है उस सिक्रीशन की एक्टिवेशन के लिए भी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है। तो पर्टिकुलरली ये जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है एंड द फीमेल इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिप्रोडक्टिव साइकिल। प्रोलेक्टिन इट इज़ अ सिंगल चेन पेप्टाइड, बाकी जो दो हमने डिस्कस की इट इज़ द
डबल चेन, उसमें अल्फा एंड बीटा सब यूनिट होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो प्रोलैक्टिन है दैट इज़ सिंगल चेन पॉलीपेप्टाइड एंड इट हेल्प इन द प्रोडक्शन एंड सिक्रीशन ऑफ मिल्क, क्योंकि ये मेमरी ग्लैंड्स के ऊपर एक्ट करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए इट हेल्प इन द प्रोडक्शन एंड सिक्रीशन ऑफ मिल्क, ठीक है। इसके अलावा इट आल्सो काज द लोकलाइज एल्वेलर हाइपरप्लेजिया, क्योंकि ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी या प्रेगनेंसी की बाद 2 साल बाद तक जो ब्रेस्ट होते हैं वहाँ पर एल्वेलर सेल में सेल डिवीजन ज़्यादा होते हैं, मल्टीपल सेल्स बनते हैं। तो जितना ज़्यादा सेल बनेंगी उतनी मिल्क की प्रोडक्शन एंड सिक्रीशन ज़्यादा होगी। इसके अलावा जो बाकी हार्मोन है दैट इंक्लूड थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन विच इज़ TSH is secreted from the anterior pituitary but act on the thyroid gland and control its secretion। इसी तरह एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन जो है वो सेम उसी तरीके से सिक्रीट होते हैं फ्रॉम द इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड बट कंट्रोल द सिक्रीशन ऑफ द एड्रीनल कॉर्टेक्स। जो एड्रीनल ग्लैंड है उसमें 2 पोर्शन होते हैं, जो आउटर पोर्शन है दैट इज़ द कॉर्टेक्स एंड द इनर पोर्शन इज द मेडोला। तो इनर पोर्शन से अलग हार्मोन सिक्रीट होते हैं और आउटर से अलग। तो बेसिकली जो ACTH है दैट कंट्रोल द हार्मोन सिक्रेटेड फ्रॉम द कॉर्टेक्स ऑफ द एड्रीनल ग्लैंड। जो अब दूसरी पार्ट की तरफ आते हैं, द पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसको हम न्यूरोहाइपोफाइसिस कहते हैं। तो यहाँ पर भी उसकी 3 पार्ट्स रहते हैं, द पार्स नर्वोसा जिसको हम इन्फंडिबुलर प्रोसेस भी कहते हैं, न्यूरल स्टॉक या इन्फंडिबुलर स्टेम एंड द मीडियन एमिनेंस, ठीक है। यहाँ पर शायद डायग्राम होगा, ये देखें, ये उसकी मीडियन एमिनेंस है, इन्फंडिबुलर स्टॉक और पार्स नर्वोसा, ये 3 पार्ट्स उसमें शामिल हैं। अब यहाँ पर जो सेल है दैट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द एंटीरियर पिट्यूटरी, ठीक है। यहाँ पर सेल दैट इज दीज आर बेसिकली द न्यूरल सेल, ठीक है। एक उसमें है न्यूरल टाइप ऑफ सेल जिसको हम पिट्यूसाइट्स भी कहते हैं। ये पिट्यूसाइट्स जो है दे आर नॉट सिक्रेटरी सेल, जिस तरह वहाँ पर हमने बात की थी क्रोमोफोब सेल की, वो भी नॉट सिक्रेटरी सेल है। और अनमाइलिनेटेड नैनोफाइबर विच इज़ द सिक्रेटरी सेल ऑन दैट एराइजेज फ्रॉम द हाइपोथैलेमस, ठीक है, थ्रू द पिट्यूटरी स्टॉक, और वो कंट्रोल करते हैं, कंट्रोल सिस्टम उसी अनमाइलिनेटेड नैनोफाइबर से होते हैं। जो न्यूरल टाइप ऑफ द सेल है, ठीक है, ये न्यूरोग्लिया से डिराइव है। जो नॉन न्यूरल पार्ट है, नॉन ट्रांसमिटिव इम्पल्स ट्रांसमिटिंग सेल्स ऑफ द ब्रेन होते हैं एंड स्पाइनल कार्ड, जिसको हम ग्लाइल सेल या न्यूरोग्लियल सेल कहते हैं, एंड इट बेसिकली प्रोवाइड सपोर्ट टू द पिट्यूटरी ग्लैंड। अब पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से हमारे पास 2 किस्म के हार्मोन सिक्रेट होते हैं। एक है हमारे पास वेजोप्रेसिन जिसको हम एंटी डायरेटिक हार्मोन कहते हैं, और दूसरा है ऑक्सीटोसिन विच इन्वॉल्व इन द रिप्रोडक्टिव प्रोसेस। बेसिकली ये होता है कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड है यहाँ से हार्मोन सिक्रीशन नहीं होते, ठीक है। जो ADH और ऑक्सीटोसिन की हमने बात की, ये दोनों सिंथेसाइज होते हैं हाइपोथैलेमस से। हाइपोथैलेमस में ये प्रोड्यूस होते हैं और वहाँ से जो नर्व फाइबर की हमने बात की पीछे स्लाइड में कि अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर होते हैं, उसी नर्व फाइबर के थ्रू ये आ जाते हैं, ठीक है, एंड टू द पिट्यूटरी ग्लैंड, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, और वहाँ पर ये स्टोर हो जाते हैं। जो ट्रांसपोर्टेशन होते हैं अब द हार्मोन फ्रॉम द हाइपोथैलेमस टू द पिट्यूटरी ग्लैंड, वो थ्रू प्रोटीन होते हैं जिसको हम न्यूरोफाइसिन कहते हैं। उसके 2 टाइप्स हैं, न्यूरोफाइसिन 1 एंड 2। जो ऑक्सीटोसिन है वो न्यूरोफाइसिन लेकर आते हैं, जबकि ADH जो है वो न्यूरोफाइसिन 2 लेकर आते हैं। एंटीडायरेटिक हार्मोन और ADH, उसका जो मेन फंक्शन है वो रिटेंशन ऑफ वाटर है। एंटी डायरेटिक, डायरेसिस कहते हैं लॉस ऑफ वाटर, एक्सक्रीशन ऑफ वाटर, तो यहाँ पर एंटी डायरेसिस होगी यानी लॉस ऑफ वाटर नहीं होगी बल्कि उसकी रिटेंशन होगी। और रिटेंशन जो है वो मेनली होते हैं
किडनी की डेस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, जो लेटर पार्ट ऑफ द किडनी है, डेस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, वहाँ पर उसकी रीएब्जॉर्प्शन होते हैं वाटर की, यानी रिटेंशन होते हैं। अगर हमारे पास एडीएच हार्मोन कम सीक्रेट होते हैं तो रीएब्जॉर्प्शन कम होगी और एक्सक्रीशन ज़्यादा होगी। तो जो एक्सक्रीशन ऑफ द यूरिन होते हैं उसमें वाटर का अमाउंट ज़्यादा होगा, यानी वो डाइल्यूटेड फॉर्म में होंगे। लेकिन अगर एडीएच हार्मोन ज़्यादा सीक्रेट होते हैं तो वाटर की रिटेंशन ज़्यादा होगी और जो यूरिन एक्सक्रीट होगा उसमें वाटर की अमाउंट कम होगी, यानी वो कंसनट्रेटेड अमाउंट में होगी। अब एक कंडीशन है जिसमें लार्ज अमाउंट जो है ऑफ द वाटर वो लॉस होते हैं फ्रॉम द बॉडी, ठीक है, इन द यूरिन, द डायबिटीज ज़्यादा होते हैं, और वो कंडीशन हमारे पास क्या है, डायबिटीज़ इंसिपिडस। जो दूसरा उसका फंक्शन है दैट इज़ द वेजोप्रेसर एक्शन। वेजोप्रेसर एक्शन का मतलब होता है कि ये जो ब्लड वेसल है हमारे, पर्टिकुलरली द आर्टरीज, उसकी कंस्ट्रक्शन करते हैं, उसको प्रेस करते हैं थ्रू आउट द बॉडी। तो वेजो कंस्ट्रक्शन की वजह से क्या होगा, ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा। अब दो कंडीशन यहाँ पर डेवलप हो गई, एक जो उसका रिटेंशन ऑफ वाटर है तो उससे ब्लड वॉल्यूम बनेगा, ब्लड में वाटर की अमाउंट इंक्रीज होगा, और जो दूसरा फंक्शन है दैट इज़ द कंस्ट्रक्शन ऑफ द ब्लड वेसल, तो उससे ब्लड प्रेशर बनेगा। तो दोनों कंडीशन, इंक्रीज इन वॉल्यूम एंड इंक्रीज इन कंस्ट्रक्शन, इन लीड्स टू द हाई ब्लड प्रेशर। तो अगर आपके साथ एडीएच ज़्यादा सीक्रेट होगा तो इससे ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। और दूसरा जो है इंक्रीज इन ऑस्मोलरिटी ऑफ द ब्लड, क्योंकि ऑस्मोलरिटी जो है वो भी डायरेक्ट रिलेटेड है विद द एडीएच। अब दूसरा जो हार्मोन है दैट इज द ऑक्सीटोसिन। तो ऑक्सीटोसिन मेनली जो सीक्रेट होते हैं वो फीमेल में होते हैं, लेकिन इन सम फ्यू अमाउंट ये आल्सो सीक्रेट होते हैं इन द मेल। और मेल में इसका कब सीक्रेट होते हैं, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एजुकुलेशन। एजुकुलेशन के दौरान इसका फंक्शन ये होता है कि जो स्पर्म की रिलीज है, ठीक है, उसको फैसिलिटेट करते हैं एंड टू द यूरिथ्रा, क्योंकि जो वास डेफरेंस होते हैं वहाँ पर स्मूथ मसल है और ये ऑक्सीटोसिन जाकर उसी स्मूथ मसल को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो जो स्पर्म है वो इजीली यूरिथ्रा के तरफ आते हैं एंड देन इन द प्रोसेस ऑफ एजुकुलेशन इसमें कोई हार्डल्स नहीं होते। फीमेल में उसके दो एक्शन हैं, एक ये मेमरी ग्लैंड के ऊपर एक्ट करते हैं, ठीक है, विच हेल्प इन द सिक्रीशन एंड प्रोडक्शन ऑफ मिल्क, और दूसरा ये यूट्रस पर एक्शन करते हैं। अब यूट्रस फीमेल में हमारे पास दो कंडीशन आते हैं, एक प्री प्रेगनेंसी एंड एक ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, यानी नॉन प्रेग्नेंट वोमेन में इसका एक्शन क्या होगा और प्रेग्नेंट वोमेन की यूट्रस पर एक्शन कैसा होगा। अच्छा, तो पहले एक्शन की तरफ आते हैं दैट इज़ द एक्शन ऑन द मेमरी ग्लैंड। तो जो मेमरी ग्लैंड होते हैं वहाँ पर मेमरी जिस सेल से सिक्रीशन होते हैं मिल्क की, वो आगे जाकर एक डक्ट सिस्टम के थ्रू बाहर निकलते हैं। तो उस डक्ट सेल्स सिस्टम जो है उसके सेल्स को हम कहते हैं मायो एपिथेलियल सेल। तो ऑक्सीटोसिन बेसिकली उस मायो एपिथेलियल सेल को कंट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से फ्लो ऑफ द मिल्क जो है टू द एक्सटीरियर थ्रू निपल वो इजीली होते हैं, फैसिलिटेटेड होते हैं। अब ये जो प्रोसेस ऑफ द एजेक्शन ऑफ मिल्क है फ्रॉम द ब्रेस्ट, इट इज़ अ रिफ्लेक्स फिनोमिना, अ काइंड ऑफ न्यूरो एंडोक्राइन रिफ्लेक्स। न्यूरो एंडोक्राइन क्या है कि जैसे बेबी उसको सक करता है निपल्स को, ठीक है, सो वहाँ पर रिसेप्टर है वो स्टिमुलेट हो जाते हैं, दूसरी तरफ ऑक्सीटोसिन जो है वो सिक्रेट हो जाते हैं। तो नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम इनमें दोनों में इन्वॉल्व है, ठीक है, इस एजेक्शन रिफ्लेक्स या मिल्क लेट डाउन रिफ्लेक्स में। तो देयरफॉर दे आर कॉल्ड न्यूरो एंडोक्राइन रिफ्लेक्स। अब प्रेग्नेंट वोमेन की यूट्रस पर एक्शन क्या होगा, तो प्रेगनेंसी के दौरान हमारे पास जो ऑक्सीटोसिन की सिक्रीशन है वो नहीं होती,
क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन सिक्रेट होते हैं एंड बोथ ऑफ दीज जो है इनहिबिट द सिक्रीशन ऑफ ऑक्सीटोसिन। लेकिन जब प्रेगनेंसी अपने आखिरी स्टेज में होती है लास्ट मंथ में, तो ये दोनों हार्मोन एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन उसकी सिक्रीशन कम हो जाते हैं। तो उसकी सिक्रीशन की कम होने की वजह से ऑक्सीटोसिन स्टार्ट द सिक्रीशन, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल हैं। अगर ये दोनों सिक्रेट ज़्यादा होते हैं तो ऑक्सीटोसिन कम सिक्रेट होगा, अगर वो कम हो जाते हैं तो इधर ऑक्सीटोसिन जो है वो ज़्यादा सिक्रेट होगा। अब यहाँ पर ऑक्सीटोसिन क्यों सिक्रेट होते हैं? फॉर द कंट्रैक्शन ऑफ यूट्रस, और कंट्रैक्शन ऑफ द यूट्रस के साथ क्या होगा, फीटस जो है वो आसानी के साथ एक्सपल्ड आउट होगा, डिलीवर होगा। दूसरी बात यह है कि ऑक्सीटोसिन एट दिस टाइम एट द एंड ऑफ प्रेगनेंसी ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। जो यूट्रस है दे आर मोर सेंसिटिव टू द ऑक्सीटोसिन, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ रिसेप्टर पर द ऑक्सीटोसिन इंक्रीज हो जाते हैं। तो कम अमाउंट में अगर ऑक्सीटोसिन भी सीक्रेट होगा तो उसके लिए रिसेप्टर की अवेलेबिलिटी ज़्यादा होगी, ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्शन जो है वो होगी एंड द बेबी विल डिलीवर इजीली। अब नॉन प्रेग्नेंट वोमेन में जो यूट्रस है उस पर इसका एक्शन क्या होगा? सो इट विल फैसिलिटेट द ट्रांसपोर्ट ऑफ द स्पर्म। कॉइटस के दौरान जब स्पर्म ट्रांसफ़र होते हैं इनटू द फीमेल यूट्रस, ठीक है, तो ऑक्सीटोसिन वहाँ पर उस स्पर्म की पैसेज जो है वो टुवर्ड द पोलेपियन ट्यूब, क्योंकि वहाँ पर वो होते हैं तो वहाँ तक ये फैसिलिटेट करते हैं ताकि इजीली वहाँ पर जाकर ओव्यूम के साथ ये अटैच हो जाए और फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस हो सके। तो ये था आज का लेक्चर पिट्यूटरी ग्लैंड के हवाले से, ठीक है। अगर इसमें कोई क्वेश्चन हो तो फिर आप लोग पूछ ले। थैंक यू।